नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि कल की वीडियो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अभद्र व्यवहार हमारे साथ हुआ, लेकिन मैं किसी नेता को बदनाम नहीं करूंगा क्योंकि किसी नेता का इसमें हाथ नहीं था और ना तो किसी पार्टी का इसमें हाथ था। हाँ, इतना जरूर था कि पार्टी के समर्थकों ने हमारे साथ जो बदतमीजी की है, शायद ये हरकत बहुत ही गलत हरकत थी। उन लोगों ने जिस तरीके का व्यवहार हमारे साथ किया है, अब जनता है, जनता को क्या कहा जा सकता है। जनता कुछ भी कर सकती है, जो जिसको चाहती है शायद उसी को चाहेगी। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी को 2029 के पहले हटाना काफ़ी मुश्किल है और 2029 आने तक शायद जनता के हाथ में कटोरा भी आ सकता है। आज की वीडियो की तरफ हम चलते हैं। आज इस वीडियो में बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है और इस वीडियो के अंदर जो चीज आपको देखने को मिलेगी शायद किसी व्यक्ति ने आपको नहीं बताया होगा। जो सच्चाई है, सच्चाई जो हम सामने लेकर के आएंगे, उस सच्चाई को आप लोगों ने किसी के मुंह से नहीं सुना होगा आज तक। तो शुरू करते हैं वीडियो को। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में उन दावों का खंडन किया जिसमें कहा जा रहा था कि केरल में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी पाई गई है। वकील प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा कि केरल के कासरगोड में 4 ईवीएम मशीनें मिली हैं, जिसके बारे में बताया गया कि इन मशीनों में एक वोट करने पर अपने आप एक वोट बीजेपी को मिल जा रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने साफ कर दिया कि ये दावे गलत है। मनगढ़ंत बातों की कोर्ट में कोई जगह नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि उनके अधिकारियों ने जांच में ऐसा कुछ नहीं पाया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने अपना पक्ष रखा। चुनाव आयोग के वरिष्ठ उपायुक्त नितेश कुमार व्यास ने कहा, केरल की खबरें झूठी। हमने जिला कलेक्टर से इस मामले की जांच कराई है, इस पर हम अदालत को पूरी रिपोर्ट भी सौंपेंगे। चुनाव आयोग ने ये बात उस समय कही जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई चल रही थी। क्या सभी ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट जोड़ा जाए और ईवीएम के आंकड़ों के साथ ही वीवीपैट की पर्चियों का भी मिलान किया जाए। बता दें कि गुरुवार 18 अप्रैल 2024 को वकील प्रशांत भूषण ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया था कि केरल के कासरगोड में मॉक टेस्ट के दौरान ऐसी 4 ईवीएम मशीनें मिली जो हर एक वोट के साथ एक अतिरिक्त वोट बीजेपी के हिस्से में डाल रही थी। प्रशांत भूषण एडीआर नाम के एनजीओ की तरफ से कोर्ट में बहस कर रहे हैं। प्रशांत भूषण के दावे पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह से जानकारी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के उपायुक्त ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट किस तरह से काम करती हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम बनाने वालों को यह नहीं पता होता है कि कौन सा बटन किस पार्टी को दिया जाएगा और कौन सी मशीन किस राज्य में जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा कि याचिकाएं सिर्फ आशंका है और कुछ नहीं। वीवीपैट सिर्फ एक प्रिंटिंग मशीन है और सिंबल मशीन में अपलोड किए जाते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपने कहा कि वीवीपैट केवल एक प्रिंटर है, सिंबल का डेटा किस यूनिट में अपलोड किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद ईसीआई अधिकारी ने डायस लेते हुए कहा कि मैं चुनाव योजना को देखता हूं, मैं जो भी कह रहा हूं अधिकार पूर्वक कह रहा हूं। मतपत्र इकाई केवल बटन नंबर बताती है, 3 दबा दिया गया है। बटन इकाई उम्मीदवारों के लिए तय नहीं है। कंट्रोल यूनिट में कुछ भी लोड नहीं है। हर एक मशीन में बटन नंबर अलग होता है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में पवित्रता होनी चाहिए, लेकिन किसी को भी इस बात पर कोई आशंका नहीं होनी चाहिए कुछ गलत हो रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 घंटे तक बहसों को सुना और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि वीवीपैट एक तरह की स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली होती है जिसमें मतदाता ये देख पाता है कि उसका वोट सही तरीके से पड़ा है या नहीं पड़ा। साथ ही वो ये भी जान सकता है कि उसने वोट जिसे डाला है वो वोट उसे मिला है या नहीं। किसी विवाद की स्थिति में वीवीपैट की पर्चियों का भी मिलान किया जाता है। अभी के नियम के हिसाब से हर विधानसभा क्षेत्र में 5 वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर पर्चियों का मिलान किया जा सके। ये तो जानकारी रही ईवीएम मशीन की कि ईवीएम मशीन गलत है या सही है, ये तो खैर मुझे नहीं पता। लेकिन जो लोग दावा कर रहे हैं कि शायद ईवीएम मशीन के जरिए वोटों की चोरी हो रही है, तो इस पर खैर मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इसके विषय में ज्यादा जानकारी हमें नहीं है।
अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मोदी जी के कितने झूठ हैं। मोदी जी दूसरे का झूठ सुनते हैं तो भड़क जाते हैं, और स्वयं कितने झूठ बोलते हैं ये शायद उन्हें भी नहीं पता है। और झूठ बोलने का जो इनका तरीका है, झूठ बोलने का तरीका बहुत सटीक है, और शायद झूठ बोलकर ही ये सत्ता में आए थे, और शायद झूठ बोलकर ही मोदी जी सत्ता में बराबर बरकरार है। किसी देश की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े और बहुत ही भारी पहिए जैसा होता है, जिसे चलाना शुरू करना और धीमी गति देना भी बहुत मुश्किल कार्य होता है। इस काम को नेहरू और इंदिरा गांधी ने पूरा किया। इसके बाद नंबर आता है इस भारी पहिए की गति को तेज करना। इस काम को नरसिंहा राव, अटल बिहारी और मनमोहन सिंह ने पूरा कर दिया था। आज मनमोहन सिंह के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से उंगली उठा रहे हैं, आपको ये भी मैं बताऊंगा कि राजस्थान में एक मीटिंग के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर किस तरीके से उंगली उठाई। उंगली ही नहीं उठाई बल्कि उन्होंने उन्हें झूठा भी साबित कर दिया। अब जो हम पहले कह चुके हैं, अब उसके आगे का आप लोग सुनिए। अर्थव्यवस्था के भारी पहिए को गति में लाना एक बहुत ही मुश्किल और लंबा समय लेने वाला कार्य होता है। इसलिए दुनिया के सभी देश अर्थव्यवस्था में गति आने के बाद गति को बरकरार रखने के लिए और उसे तेज करने के लिए हर प्रकार के साम दंड भेद की नीतियां बनाते हैं, जो कई बार बेहद आश्चर्यजनक भी होता है। जैसे चीन सस्ते माल को बहुत बड़े मात्रा में उत्पादन करता है और उसे लगभग लागत मूल्य पर ही दुनिया भर में बेच देता है। देखने में यह एक नुकसानदायक प्रक्रिया है, लेकिन इससे कच्चे माल के उत्पादन से लेकर परिवहन, लैंडिंग, अनलैंडिंग से लेकर माल उत्पादन तक की पूरी व्यवस्था तेज गति से चलायमान रहती और देश में लोगों के लिए रोजगार रहता है, और अंत में यह एक लाभदायक प्रक्रिया साबित हुआ है। चीन जैसे विकसित देश अपने अर्थव्यवस्था की गति को जरा सा भी धीमा होना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी गति अगर धीमा हो गई तो बाद में इसे पुनः उसी गति में लाना कितना मुश्किल और कई दशक का समय बर्बाद करने जैसा हो सकता है। मोदी सरकार के लिए अर्थव्यवस्था की गति को तेज करना और रोजगार पैदा करना बेहद आसान था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के बहुत ज्यादा कम हो जाने से सरकार आराम की स्थिति में थी और बड़ी मात्रा में डॉलर बचा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जिस व्यक्ति को आराम से पैसा मिलता है तो वह उसकी कद्र नहीं करता। उसी बेकदरी में मोदी सरकार ने बिना पूरी तैयारी, बिना अर्थव्यवस्था और हर पहलू की पूरी जानकारी के, बिना विशेषज्ञों की राय विचार विमर्श किए बिना गलत ढंग से नोटबंदी और जीएसटी लागू कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था का भारी पहिया एक बार में ही चरमरा कर बैठ गया, धीमा हो गया। देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा हो गई। अब मोदी सरकार कह रही है कि ठेला लगाओ, पकौड़ा लो। पकौड़ा लगाना भी मोदी सरकार रोजगार बता रही है, और अब इनकी भी गिनती कर इन्हें देश के विकास के आंकड़ों में मोदी सरकार जोड़ देगी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ठेला खोमचा पहले भी लगते थे और ये पहले भी अमीर होते थे, और अगर इनकी आय नरसिम्हा राव, अटल बिहारी और मनमोहन सिंह के विकास दर में जोड़ा गया होता तो इसका विकास दर और कितना अधिक हो जाता। मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी बिना पूरी तैयारी और जानकारी के गलत ढंग से नोटबंदी और जीएसटी लागू करना है, जिसकी भरपाई करने में पूरा देश लग जाएगा। अब हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में एक मीटिंग में पहुंचे और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को झूठा साबित कर दिया। झूठा साबित करने के बाद कांग्रेस ने भी उनके ऊपर पलटवार किया, और शायद वही पलटवार आज भी जारी है। 3 से 4 दिन का समय हो चुका और 3-4 दिन में पलटवार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बराबर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी कांग्रेस के ऊपर तंज कस रही है, और कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और उनकी पार्टी के ऊपर बराबर तंज कस रही है। अब सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान। अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी, पर भाजपा और कांग्रेस में ठन गई है। कैसे ठन गई है? एक और जहां कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ का सहारा ले रहे हैं और असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहे हैं, वहीं भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचाव में उतरी है और उसने मनमोहन सिंह का पुराना वीडियो क्लिप शेयर किया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा था कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांटेगी। पीएम मोदी ने यह बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का हवाला देते हुए कही, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा
ये अर्बन नक्सल वाली सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे। इस हद तक चले जाएंगे, उन्होंने दावा करते हुए कहा, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वे माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनके बारे में मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने कहा, पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। उन्होंने कहा घुसपैठियों को बांटेंगे, आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा। क्या आपको ये मंजूर है? पीएम मोदी का इशारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की 2006 में की गई विवादास्पद पहला हक टिप्पणी की ओर था। कांग्रेस की घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी ने कहा, इसमें कहा गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा, हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है उसका हिसाब लगाया जाएगा, ये जो गोल्ड है बहनों का और वो जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, क्या आपको ये मंजूर है? आपकी संपत्ति सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपकी मेहनत करके कमाई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या माताओं व बहनों के जीवन में सोना दिखाने के लिए नहीं होता है, वो उनके स्वाभिमान से जुड़ा होता है। पीएम मोदी ने कहा, उनका मंगलसूत्र सोने की कीमत का मुद्दा नहीं, उनके जीवन के सपनों से जुड़ा होता है। आप उसे छीनने की बात कर रहे हैं। अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हो कि गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। कांग्रेस ने मुसलमानों की संपत्ति के पुनर्वितरण संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए रविवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में निराशा का सामना करने के बाद प्रधानमंत्री अब झूठ का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहे हैं। प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर दावा किया, पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वह अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस के क्रांतिकारी घोषणा पत्र को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा, भारत भटकेगा नहीं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि युवाओं, महिलाओं, किसानों, दलितों और पिछड़ों से जुड़े मुद्दों पर एक भी सवाल का जवाब देने के बजाय प्रधानमंत्री ने असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राजस्थान में अपनी रैलियों में बेशर्मी से झूठ बोला और अपमानजनक बयान दिए। रमेश ने एक्स पर कहा, याद रखें, भाजपा दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की आलोचना का जवाब दिया। भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। भाजपा ने इस वीडियो को शेयर कर कांग्रेस से पूछा कि क्या कांग्रेस को अपने ही प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं है। बता दें कि ये वीडियो 9 दिसंबर 2006 का है। आपको आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करना क्या चाहते हैं और बीजेपी सत्ता में आने के बाद क्या गरीबों से अपना हक छीनना चाहती है। कल हम वीडियो पूरी करना चाहते थे लेकिन हमें वीडियो पूरा नहीं करने दिया गया क्योंकि मैं प्रधानमंत्री के झूठ के खिलाफ था। मैं उनके झूठ और उनके जो किए गए वादे आप लोगों को गिनाना चाहता था और मुझे गिनाने से रोका गया और रोका ही नहीं गया बल्कि हमारा कैमरा भी तोड़ दिया गया। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। वैसे बात तो शर्म की है लेकिन खैर, बात चाहे जितनी शर्म की हो, किसी पार्टी के नेता ने हमारे साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया और किसी वैसे व्यक्ति ने हमारे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया है, बल्कि समर्थकों को क्या कहा जाए, इस देश की जनता को क्या कहा जाए। शायद देश की जनता अपने असल मुद्दों से खुद भटकना चाहती है। जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए वो चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं और इसका कारण क्या है? इसका कारण हम और आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक शायद इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और बात झूठ की रही तो झूठ कौन नहीं बोलता है? झूठ सभी लोग बोलते हैं जो सत्ता में आता है, सत्ता हड़पने के लिए झूठ का सहारा लेता है। चाहे जिसको आप ले लीजिए, सभी लोगों ने आज तक झूठ बोला। हमारे देश के जो प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, शायद इनसे बड़ा झूठा आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसकी बात अगर की जाए तो कांग्रेस तो खैर वादे पूरे कर सकती है क्योंकि कांग्रेस ने एक बार वादा किया था
कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा, तो एक तरफ से किसानों का कर्ज माफ़ हुआ था, लेकिन आज तक जो बीजेपी ने वादे किए हैं, शायद बीजेपी हमेशा पीछे रही, और जो वादे अब कर रही है, जो घोषणा पत्र बीजेपी ने अब इस टाइम प्रेजेंट टाइम में दिया है, शायद अगर उसको देखा जाए तो वादे बहुत लंबे लंबे हैं और काफ़ी मुश्किल है पूरा होना, क्योंकि 10 साल हो रहे हैं, आप और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोगों को भटकाया गया। 15-15 लाख देने की बात कही गई, 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने को कहा गया, तो मोदी जी तो खैर इस पर खरे नहीं उतर पाए। अब जनता जो फैसला लेगी वही होगा, लेकिन हमारा काम है सच्चाई को बताना, और शायद निष्पक्ष बात आज कोई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है आप लोग जानते हैं, क्यों नहीं कर रहा है। अब हम आगे कुछ बताना नहीं चाहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। बस ध्यान जरूर रखना कि हमारा असल मुद्दा क्या है, हमें क्या चाहिए। हमारा असल मुद्दा ये नहीं कि 5 किलो राशन हमें मिले, 5 किलो राशन की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा असल मुद्दा है शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं। इतनी चीज़ें मिल जाएं, 5 किलो राशन हम क्या करेंगे। अगर इतनी चीज़ें हमें मिल जाएंगी ना, तो 5 किलो राशन की कोई आवश्यकता नहीं तो 5 किलो राशन दे करके अपाहिज बनाया जाएगा। हम लोग 5 किलो राशन के चक्कर में अगर पड़े रहेंगे तो 5 किलो राशन दे करके हम लोगों को अपाहिज बनाया जाएगा। शायद मेहनत करने लायक ये सरकार नहीं छोड़ेगी, बीजेपी हम लोगों को मेहनत करने लायक नहीं छोड़ेगी, क्योंकि 5 किलो राशन मिल रहा है तो अपाहिज बन जाएंगे हम लोग, काम करना नहीं चाहेंगे। घर बैठे जब खाने को मिल रहा है तो क्या ज़रूरत है काम करने की। हमें रोजगार मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, बच्चे हमारे सुकून से पढ़ें, पढ़ लिख कर IAS PCS बने, रोजगार मिल जाए जिससे हमारा परिवार चलता रहे, और स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं मिल जाए जिससे हम लोगों का इलाज बेहतर होता रहे। और क्या चाहिए, इतना ही चाहिए। लेकिन हम लोगों को भटकाया जा रहा है 5 किलो राशन दे करके, फ्री गैस सिलेंडर दे करके, और माताएं बहनें शायद इसी में खुश हो जाती हैं, फ्री गैस सिलेंडर पा गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारा भविष्य क्या है, हमारे देश का भविष्य क्या है, हमारे बच्चे क्या करेंगे। आज हमें 5 किलो मिल रहा, आगे चल करके हमारे बच्चों को 5 किलो मिलेगा। अशिक्षित या अशिक्षित रह जाएंगे। और कोई भी पार्टी हो, मेन चीज यही है, जब पूरा देश शिक्षित हो जाएगा, जब हमारे देश में शिक्षा का अभाव नहीं रहेगा, तो कोई गलत नहीं कर पाएगा, क्योंकि सवाल उठाने वाले फिर लाखों लोग होंगे देश के अंदर। सही मायने में अगर पूछा जाए तो जब सभी लोग शिक्षित होंगे तो 5 साल से ज़्यादा कोई भी पार्टी टिक नहीं पाएगी। लोग बदलाव करने की सोचेंगे कि 5 साल इन्होंने गुजार लिए, अब आगे हम कांग्रेस को लाते हैं या आगे किसी अन्य पार्टी को लाते हैं। लोगों के अंदर विचार बदल जाएंगे अगर शिक्षा होगी, और यही हमारे देश की सरकार चाहती है। शिक्षा देना इसी लेना चाहती है। अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, खुश रहना। जय हिंद, जय भारत।